नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है, वो पाठ का नाम है देखिए कृषि। तो कृषि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य और सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं कृषि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को साथ में करेंगे हम लोग। इसी का पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। ये जो कृषि से जो आपको पाठ है ये आपको JCERT का जो यहाँ पर किताब है वो क्लास 8 का एक्सरसाइज 4 में आप जा कर के देख सकते हैं। तो कृषि का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा। पार्ट 1 में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। तो पार्ट 2 में आप देखिएगा कृषि के प्रकार, ठीक है। कृषि के प्रकार यहाँ से प्रश्न निकल के आपके आएंगे, और यह जो प्रश्न है देखिए आपका, अगर आप SST शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें कुछ अंश जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए भी आ सकता है, तो उनके लिए भी एक कृषि पाठ महत्वपूर्ण होगा। तो जो 1 से 5 शिक्षक के लिए जुड़े हैं उनको भी यह वीडियो और PDF जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। ऐसे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह 1 to 5 में काम करता है, तो आप लोग का पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। लेकिन ये प्रश्न जो है आपको विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं तो आपको इसका भी PDF देख लेना होगा, ठीक है। तो तीनों प्रकार के शिक्षकों के लिए कृषि महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आपको यहाँ पर PDF बनाया जा रहा है। देखिए कृषि के प्रकार, कृषि को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला को कहते हैं हम लोग निर्वाह कृषि और दूसरा को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। पहले को निर्वाह कृषि और दूसरे को वाणिज्यिक कृषि। अब हम लोग निर्वाह कृषि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद वाणिज्यिक कृषि भी विभिन्न प्रकार के होते हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसको देखेंगे? निर्वाह कृषि को देखेंगे कि निर्वाह कृषि क्या होता है। देखिए निर्वाह कृषि क्या होता है, ये इस प्रकार का कृषि जो है मनुष्य अपनी जीविका का केवल निर्वाह करने के लिए करता है, या निर्वाह कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। तो मान लीजिए आपके घर में छोटे से भूखंड है, ज़मीन है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, तो आप अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए कुछ भाग में गेहूं कर लेते हैं, कुछ भाग में धान कर लेते हैं, कुछ भाग में दाल कर लेते हैं, कुछ में मिर्चा कर लेते हैं, कुछ में लहसुन करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये आप अपनी आवश्यकता की, अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप केवल पूरा कर रहे हैं। और ये कब? तो ये छोटे छोटे भूखंड आपके पास है, बहुत बड़ा ज़मीन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे भूखंड पर आदमी क्या करता है, तो आदमी ने अपनी जीविका की चीज़ें, जीवन निर्वाह करने के लिए जो आप खेती करते हैं, जो आप कृषि करते हैं, उसी का नाम है निर्वाह कृषि, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार का कृषि मनुष्य अपनी जीविका का केवल निर्वाह करने के लिए करता है। निर्वाह कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो निर्वाह कृषि किसके लिए? तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आदमी कृषि करता है उसको हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। अब देखेंगे अपन निर्वाह कृषि के प्रकार। देखिए निर्वाह कृषि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं निर्वाह कृषि ही उसको भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रकार अलग अलग है। वो दोनों प्रकार को आप लोग देख लीजिएगा कि निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए ये जो निर्वाह कृषि होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं गहन निर्वाह कृषि और एक को कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है।
दोनों अपनी जीविका को ही चलाने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए ही, निर्वाह करने के लिए ही कृषि कर रहे हैं, लेकिन एक का नाम है गहन और एक का नाम है आदिम। अंतर क्या है यहाँ पर गहन में और आदिम में, ठीक है। तो दोनों निर्वाह कृषि है, दोनों अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए ही करते हैं, लेकिन एक का नाम है गहन, एक का नाम है आदिम। क्या अंतर होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गहन निर्वाह कृषि, गहन क्या है और आदिम क्या है। नाम तो निर्वाह कृषि का ही पाठ है गहन, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि में किसान छोटे छोटे खेतों पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए केवल खेती करता है, ठीक है। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, तो छोटे खेतों पर, याद रखिएगा, छोटे छोटे खेतों में यदि किसान जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए खेती कर रहा है तो वह गहन निर्वाह कृषि है, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, ये सभी किसान जो है छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे जिसका ज़मीन है उस पर अपनी, केवल अपने घर में, जैसे मान लीजिए 4-5 आदमी है और उतने छोटे भूखंड है, ज़मीन है आपके पास, और उस पर आप अपने आवश्यकताओं के लिए साल भर 6 महीने का यदि जीवन निर्वाह करने के लिए खेती कर रहे हैं तो वो जीवन निर्वाह कृषि है, और उसको हम लोग कहेंगे गहन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। जब परिवार छोटा हो और भूखंड छोटा हो और उस पर जो खेती किया जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा, अब निर्वाह कृषि का एक दूसरा पार्ट आ गया, आदिम निर्वाह कृषि। ये क्या है आदिम, तो आदिम जनजातियों के समय की जो खेती थी उसको यहाँ पर वो भी अपना पेट पालने के लिए ही वो खेती करते थे, ठीक है। तो एक साथ लोग क्या करते थे, बड़े बड़े झुंड में चलते थे, बहुत अधिक संख्या होती थी उनकी, ठीक है। तो वो भी अपना जीविका का निर्वाह करने के लिए कृषि करते थे। तो वो आदिम जनजाति लोग जो यहाँ पर अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए, जीविका को चलाने के लिए जो कृषि करते थे वो आदिम निर्वाह कृषि है, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक लोग एक साथ रहते थे। तो इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, आप देख लीजिएगा। गहन में क्या था कि छोटे छोटे भूखंड पर किसान 3-4 गो है, अपनी आवश्यकता के लिए दाल भी कर दिया, यहीं पे मिर्चा भी कर दिया, यहीं पे आपको गेहूं भी कर दिया। तो छोटे भूखंड पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब छोटा परिवार करता है तो वो होता है आपका यहाँ पर निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि ये हुआ। लेकिन अब आदिम में क्या होगा, तो ये बड़े भूखंड पर, माने बड़े भूखंड, एक बड़ा भूखंड है उसको लोग क्या है जंगल रहता था, इसको जंगलों को क्या करते थे यहाँ पे काटते हैं, जंगल को काटते हैं, इसी को जला देते हैं। इसके जला देने से जो राख होता है उसकी उर्वरा शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है, और यहाँ पर लोग 1-2 साल क्या करते हैं खेती करते हैं, और जब इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, फिर इस पर क्या होता है जंगल उंगल उपज जाता है, और आगे बढ़ते हैं जहाँ जंगल होता है फिर बड़े भूखंड के जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, और इसी तरह से अपनी जीविका का निर्वाह करते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, एक चीज़ और आ जाता है कि लोग स्थान भी बदल देते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से आदिम निर्वाह कृषि का विभिन्न प्रकार होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो आदिम निर्वाह कृषि में सिर्फ एक बात का अंतर क्या है कि इसमें बड़े पैमाने पर किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं, और यहाँ पर गहन में क्या है कि छोटे पैमाने पर किसान अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए करते हैं। दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो छोटे खेतों में छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, छोटा परिवार जो खेती करता है वो गहन निर्वाह कृषि है, और जिसमें बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खेती करते हैं वो आदिम निर्वाह कृषि है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रकार को देखेंगे। आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार, आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार, ठीक है। आदिम निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है। कै प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है आदिम निर्वाह कृषि। एक देखिए, एक को कहते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, या इसी को कहते हैं कर्तन दहन कृषि, ठीक है, कर्तन दहन कृषि, तीनों नाम इसी का है। और सबसे इंपॉर्टेंट कृषि स्थानांतरित कृषि आपको माना जाता है, ठीक है। और दूसरा है चलवासी पशुचारण। तो देखिए आदिम जनजाति लोगों के द्वारा 2 प्रकार का होता था, एक होता था स्थानांतरित कृषि और एक होता था चलवासी पशुचारण, ठीक है। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि स्थानांतरित कृषि, झूम की कृषि क्या है या चलवासी पशुचारण क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्थानांतरित कृषि, या उसी को कहेंगे झूम की कृषि, या उसी को कर्तन एवं दहन कृषि, सबका एक ही नाम है। स्थानांतरित कृषि उसको कहिए,
या उसको झूम की कृषि कहिए या कर्तन एवं दहन कृषि कहिए, सब एक ही का नाम है। और स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नाम से जाना जाता है, विभिन्न नाम से, यानी कृषि एक लेकिन क्षेत्र बदलने पर उसका नाम अनेक। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नाम से भी लोग जानते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। इस प्रकार की कृषि में स्थान बदल कर कृषि की जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर थे आप, यहाँ पे जंगल था, इसको काटे जलाएं और यहाँ पे खेती की, यहाँ की उर्वरा शक्ति जैसी समाप्त आई। अब इस क्षेत्र को छोड़ करके आप इस क्षेत्र पे आ जाइए, यहाँ भी जंगल है, इसको भी काटा पीटा जलाया और यहाँ भी खेती की, फिर इसको छोड़ करके यहाँ आ गए। तो इस तरह से स्थान बदल कर जो खेती की जाती है उसको हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थान बदल कर खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है और वहाँ कृषि की जाती है। और जब ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, इसी को भी हमने एक्सप्लेन किया था, तब फिर से स्थान बदलकर दूसरे जगहों पर खेती की जाती है। इस प्रकार स्थान को बदलते रहने से इसका नाम स्थानांतरित कृषि पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थानांतरित कृषि, इसमें स्थान बदल बदल कर खेती की जाती है, आदिम जनजाति लोग करते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का नाम विभिन्न देशों में अलग अलग है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर देखिए, एक कृषि का नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि यह स्थानांतरित कृषि ही है। ठीक है, कर्तन मतलब क्या होता है, काटना, कर्तन मतलब काटना, और दहन मतलब जलाना। ठीक है, काट कर जला कर जो कृषि हम लोग करते हैं उसको कर्तन दहन कहते हैं। या ये स्थानांतरित कृषि में भी वही होता है, हम पहले क्या करते हैं कि इस स्थान पर जाते हैं, जंगल होते हैं, इसको काट के जला के उर्वरा बनाते हैं, खेती करते हैं, तो काटें फिर जलाएं, जलाना मतलब दहन, तो ये स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। इसीलिए स्थानांतरित कृषि को देखिए दहन करने के बाद खेती करने के आधार पर कर्तन दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ दे कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, तो आपका स्थानांतरित कृषि है। क्लियर, चलिए देखिए, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। और अभी इसके बाद अभी थ्योरी क्लासेस के बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लासेस में हम करवाएंगे, तो आप सभी ऑब्जेक्टिव के लिए भी जुड़िएगा। ठीक है, तो कृषि का पार्ट 2 है। देखिए, स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर जो है पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत कहने का मतलब मेघालय में, नागालैंड और मिजोरम में झूम की कृषि कहते हैं। यानी मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि को किस नाम से आप जानिएगा, झूम की कृषि। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि झूम की कृषि कहाँ होती है, तो झूम की कृषि मेघालय में, नागालैंड में या मिजोरम। ठीक है, या मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो झूम की कृषि। क्लियर, तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड में बेवार के नाम से, बुंदेलखंड में बेवार के नाम से, छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से, छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोड़ू, मलेशिया में लदांग और ब्राज़ील में रोका। ठीक है, और मैक्सिको में मिल्पा। तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं, और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, बुंदेलखंड में बेवार कहते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में स्थानांतरित कृषि को झूम की कृषि के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद करके जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि समाप्त हो गया। अब आते चलवासी या पशुचारण, यह कृषि कौन सा है। ठीक है, चलवासी या पशुचारण। ठीक है, चलवासी मतलब चलना, अब पशु मतलब पशु, और चारण मतलब चारा के लिए। ठीक है, तो वैसी कृषि जिसमें व्यक्ति जो है पशुओं की चारा के लिए चलते चलते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, तो उसको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, चलवासी पशुचारण कृषि में लोग अपने पशुओं के लिए चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये भेड़ पालते हैं या ऊँट पालते हैं या बकरी पालते हैं या याक पालते हैं,
और इनके भोजन पानी की व्यवस्था के लिए वो चलते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इसको चलवासी पशुचारण कृषि के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है वो भेड़ पालती है और भेड़ के क्रम में वो भेड़ के साथ साथ जो है कई किलोमीटर एक दिन में चल जाती है और दूसरे जगह पहुंच जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बकरवाल जनजाति, हिमाचल प्रदेश की गड्डी चलवासी, ये सभी क्या है आपस में पशुचारक हैं। ठीक है, क्या है पशुचारक हैं। चलिए अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। देखिए वाणिज्यिक कृषि में फसल का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और पशुपालन का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादनों को बेचना होता है और बेच करके उसका कॉमर्शियल यूज व्यवसायिक रूप में करना है। ठीक है, तो वैसी फसल जिसको व्यवसाय के रूप में वाणिज्य कर के रूप में किया जाता है तो उसको हम लोग वाणिज्य फसल कहते हैं। वाणिज्यिक फसल में कृषि भी आता है और पशुपालन भी आता है, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन। इससे आप क्या कर रहे हैं तो वाणिज्य व्यवसाय के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है तो इसमें अनाज का उत्पादन किया जाता है। अनाज कृषि में मोटे दालों, चावल, ये सभी का अनाज का उत्पादन किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या है तो मिश्रित कृषि में वैसे कृषि को शामिल किया जाता है जो पशुओं के लिए चारे का भी व्यवस्था करती है। ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पर मिश्रित कृषि को लेते हैं। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है तो इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि में जो भूमि होती है उसका उपयोग भोजन के लिए भी होता है और चारे की फसल उगाने में भी करते हैं। ठीक है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं पशुधन पालन के लिए करते हैं, तो उससे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। अर्थात कृषि के साथ पशुपालन का कार्य मिश्रित कृषि है। ठीक है, कृषि का आप कर रहे हैं उससे क्या है पशुपालन का कार्य हो रहा है तो मिश्रित कृषि में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों का मिश्रित कृषि का सस्पेंस आ रहा होगा, लेकिन एकदम कन्फर्म है, क्लियर है, आपको किताब में लिखा हुआ है, आप इसको मार के जाइएगा। एक है रोपण कृषि। ये क्या है तो रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि का ही एक भाग है जिसमें बड़े पैमाने पर श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आप रोपण कृषि करवाना है तो इसके लिए बड़े पूंजी और श्रमिक की आवश्यकता होगी और खेतों से प्राप्त उत्पादन को निकट के ही कल कारखानों में बेचा जाता है। ठीक है, तो खेतों से प्राप्त जो उत्पादन है उसको निकट के ही कल कारखानों में बेच दिया जाता है, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है जिसका मुख्य काम है यहाँ पे बेचना। ठीक है, लोगों को बेचना और काम प्रदान करना। रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। याद रखिएगा, रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में उगाया जाता है। कैसा प्रदेश में? उष्णकटिबंधीय। और ये रोपण कृषि रबड़ है, इसका उत्पादन मलेशिया में होता है। कहवा है, इसका उत्पादन देश ब्राज़ील है। चाय है, इसका उत्पादक देश भारत है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि रोपण फसल का नाम याद रखने का ट्रिक। रोपण फसल को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रिक आपके लिए बनाया है कि चौक कार के पास हुआ। चौक क्या है? कार के पास है। ठीक है, इस पे हमने ट्रिक बनाया कि चौक कार के पास है। तो चौ से देखिए चाय है, क से देखिए कहवा है, का से देखिए काजू है, र से देखिए रबड़ है, के से देखिए केला है और पास से कपास है। ये सभी क्या है तो ये सभी आपका जो है यहाँ पे रोपण फसल है। ठीक है, तो रोपण फसल के लिए याद रखिएगा चौक कार के पासवा। क्या है? चौक कार के पासवा। इससे सारे फसल का नाम याद हो गया। तो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कृषि का अभी पार्ट 2 देखा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर के आएंगे जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हुए रहेंगे। आप उसको टिकिंग कीजिएगा कितना आप सही कर पाते हैं। जो शिक्षक नहीं जुड़े हैं सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ पर 1 to 5 का कंप्लीट कर सकते हैं और 6 to 8 का भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों का करना होगा तो 800 रुपये आपको लग रहे हैं। 1 से 5, 6 से 8 दोनों का तो 800 रुपये। देखिए आपको हम बता देते हैं कि अब जेटेट परीक्षा के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है वो बहुत जल्द आपको जो है यहाँ पे जो भाषा को लेकर के विवाद था वो समाप्त होने जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको जो है जेटेट का तैयारी करना अब शुरू कर देना होगा। और बहुत ही आपको जो है कि यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है उसमें अब संभावना बहुत कम दिख रही है कि सिलेबस में बदलाव होगा। और सिलेबस जो दिया गया है वो 105 स्तर, अधिकतम जो है मैट्रिक, अधिकतम इंटर किया गया है। तो आप जल्दी से जुड़े और तैयारी